नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। हम पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल की सीरीज और इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वायुमंडल का टॉपिक। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं बहुत इजी रहते हैं। बस एक बार अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे ध्यान से एक या दो बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल मैंने बेसिक से लिया है और इसका एडवांस तक जितना भी इसका है सब वो करवाया है और मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट PYQ भी करवाए हैं। वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को भी आप लास्ट में सॉल्व करना और देखना कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे हम। तो सबसे पहले कह रहा है पृथ्वी का वायुमंडल, है ना, पृथ्वी का वायुमंडल। तो ये चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि देखिए वायुमंडल विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना वह अदृश्य क्षेत्र है जो 600 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जिनोन, ओजोन जैसी गैसें पाई जाती हैं। इस समस्त वायु क्षेत्र को ही वायुमंडल कहते हैं। क्यों कहें कि धरती पर हम जिस भाग पर रहते हैं हम वायुमंडल में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार मछलियाँ पानी में डूबी हुई हैं उसी प्रकार मानव, पादप ये सब जो है वायुमंडल में डूबे हुए हैं और ये वायुमंडल ऊपर की ओर है जो लगभग 600 किलोमीटर या इससे कुछ अधिक भी हो सकता है, ऐसा इसको माना जा सकता है। तो पृथ्वी के ऊपर वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78.8%, ये लगभग है, कहीं पर आपको 78% भी मिलेगा तो भी सही है। उसके बाद में ऑक्सीजन 20.95%, ये कहीं कहीं पर आपको 21% भी लिखा मिलेगा तो भी सही है। आर्गन गैस 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.04%। इसमें जो मुख्यतः पूछा जाता है आपसे वो यही चार पूछे जाती हैं गैसें, तो याद रखिएगा। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती हैं। ये है गैसों का परसेंटेज। तो उसके बारे में हम हर गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन गैस। ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस होती है। इसका ना तो कोई रंग होता है, गंधहीन कोई भी गंध नहीं होती है, स्वाद इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। ये आग को फैलने से रोकती है। वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन ना हो तो आग पर काबू पाना असंभव है। वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। वायुमंडलीय जो दाब लगती है हमारे ऊपर उसका जो है प्रमुख घटक है और पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का स्रोत है। नाइट्रोजन जो है ये पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का स्रोत है, क्योंकि वो आप जब पढ़ेंगे पादप जगत वाला चैप्टर जो मैं आपको वीडियो पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन का प्रयोग आपको बताऊंगा। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, ये तो आपको पता ही होगा। हम सांस द्वारा ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ये आग जलाने में सहायक है। ये आग जलाने में क्या है? सहायक है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन आग को फैलने से रोकता है, मतलब आग को कंट्रोल करता है, और जो आपका ऑक्सीजन है ये आग जलाने में सहायक है। फिर आर्गन आता है। यह निष्क्रिय गैस होने के कारण इसका उपयोग बल्ब, ट्यूबलाइट में किया जाता है। निष्क्रिय मतलब ये क्रिया नहीं करता है। ये अक्रिय गैसें हैं। आवर्त सारणी में जीरो वाले पार्ट में ये होती हैं, वो मैं आवर्त सारणी जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो आर्गन गैस जो है ये निष्क्रिय गैस होती है, इसका प्रयोग बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है। फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में, जैसे हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो वो आपकी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के निचले हिस्से में सबसे भारी होने के कारण ये वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है। चूँकि ये सारी गैसों में सबसे भारी है तो आपको पता है कि जो भारी चीज़ होती है वो सबसे नीचे रहती है और हल्की चीज़ ऊपर रहती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी है, तो ये वायुमंडल में सबसे निचले भाग में पाई जाती है। फिर गैस हरित प्रभाव, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, के लिए जिम्मेदार है। अभी हम आगे जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। फिर आता है हाइड्रोजन। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, अत्यधिक ज्वलनशील और भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है और इसको भविष्य का ईंधन माना जाता है।
क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है। आपको पता है कि पानी का जो फार्मूला होता है वो आपका H2O होता है। क्या होता है वो आपका H2O फार्मूला होता है। तो इसमें हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करना में सफल हो गए तो जितना भी समुद्र में पानी है उससे हम हाइड्रोजन को आसानी से निकाल करके खर्च कर सकते हैं। और हाइड्रोजन जब जलता है तो प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि कोई भी तत्व जब जलता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो जल का निर्माण करेगा। किसका करेगा? जल का निर्माण करेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, एक बार आप इस स्लाइड को पूरा समझ लीजिएगा कि इसमें गैसों का परसेंटेज पूछा जा सकता है और ये जो गैसें दी हुई हैं इन गैसों का प्रयोग पूछा जा सकता है। जितनी भी गैसें यहाँ पर दी हुई हैं इन गैसों का प्रयोग पूछा जा सकता है, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन भी बन जाता है और भूगोल का क्वेश्चन भी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गैसों के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। गैसों के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है आपका विषम मंडल और नंबर 2 है आपका सममंडल। तो उसको पहले थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। विषम मंडल क्या होता है? इस नाम से ही पता चल रहा है। यह भाग लगभग 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है और इसमें गैसों का मिश्रण समान नहीं होता है। इसमें गैसों का समान मिश्रण नहीं होता है, इसलिए विषम मंडल बोला जाता है। और सममंडल सागर स्तर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें गैसों का मिश्रण एक समान रहता है। ये 80 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें गैसों का मिश्रण एक समान रहता है। और विषम मंडल 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें गैसों का मिश्रण समान नहीं रहता है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए हमने जो है इसको, जो आपका वायुमंडल है, इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो वो 5 भाग हैं। धरती से जुड़ा हुआ भाग है, ये आपकी धरती है यहाँ पर, ये धरती है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला भाग जो है धरती के पास में वो है क्षोभ मंडल, और दूसरा आपका जो है वो है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल और पाँचवा है वायुमंडल। इसको आप याद रखना कि जैसे किसी राजा के सिर पर ताज जो है वो शोभा देता है, शोभा मतलब क्षोभा, ठीक, क्षोभ मंडल, और वो सबको फिर समान देखता है। सबको क्या देखता है? समान देखता है। लोगों के मध्य में जब वो जाता है तो लोगों को समान देखता है। तो शोभा, समान, मध्य में, ठीक है। ताप उसके बाद में, और फिर उसके बाद में बाह्य, तो आपको पता ही है बाह्य वाला है, तो बचेगा ताप। इसको आप याद रख लीजिएगा कि जब कोई राजा के सिर पर ताज शोभायमान होता है तो वो समान रूप से देखता है। जब वो लोगों के मध्य में होता है तो उसको वो समान रूप से देखता है। फिर उसके बाद में वायुमंडल और बीच में कौन सा होगा? तापमंडल। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। हम कह रहा है गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि वायुमंडल के चारों ओर अपना मोटा घेरा बना लेते हैं। असल में ना ये लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर इस तरीके से अपना घेरा बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, जिससे सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है। तो इसके अंदर सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है, और पृथ्वी का तापमान, यहाँ का जो अंदर का तापमान है वो तापमान बढ़ने लगता है। तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है, और जिस कारण इन गैसों का बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। याद रखिएगा कि इस स्लाइड में जो दी गई गैसें हैं वो गैसें एक आवरण बना लेती हैं। ऐसा आवरण बनाती हैं कि जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर तो आ जाता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता, धरती से टकरा करके वो बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही रहता है। और जब वो अंदर रहेगा तो अंदर का ताप जो होगा, वो क्या होगा? अंदर का ताप बढ़ जाएगा, और इस क्रिया को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। अब हम सीरियल से एक एक मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जो 5 मंडलों के हमने नाम पढ़े हैं तो उसमें सबसे पहला आता है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा आता है? क्षोभ मंडल आता है। देखिए, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला है, ये ऐसे करके, ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऐसे करके, ये सबसे निचली परत है, ठीक।
जिसकी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है। इसकी जो है भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है, मतलब भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है और ध्रुवों पर कम है। और इस परत के अंदर मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। इस परत के अंदर मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती हैं, जिस कारण इसको मौसम परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। इसको मौसम परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। ये देखिए, इसके अंदर मौसम की ये सारी घटनाएं हो रही हैं। बारिश है, यहीं पर आपका जो है ये हॉट एयर बैलून उड़ते हैं, इसको ट्रोपोस्फेयर अंग्रेजी में बोला जाता है। तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसमें होती हैं। आगे, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। याद रखिएगा, केवल यही एक ऐसा वायुमंडल का भाग है जहां पर ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ऊपर अगर हम 165 मीटर जाएंगे तो मान लीजिए धरती पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है किसी समय, और हमने 165 मीटर ऊपर अगर हम चले गए तो वहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। यूँ कहें तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। अब वायुदाब में अगर अचानक कमी हो, तो मौसमी तूफान का संकेत होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, मैंने इसीलिए आपको बताया कि वायुदाब में एक अचानक गिरावट होने पर किस चीज़ का संकेत होता है, तो वो आपका होता है मौसमी तूफान का। फिर सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सागर तल पर ये भी पूछा गया। देखिए, एक स्लाइड, एक सेंटेंस जो है वो इस आधार पर लिया गया है कि जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो चीज़ें कवर हो जाएं। तो जो सागर तल होता है ना, समुद्र का तल, ठीक, तो वहाँ पर वायुदाब कैसा रहता है? वहाँ पर वायुदाब सामान्य रहता है। फिर जो वायुदाब का मात्रक होता है वो आपका SI मात्रक होता है, बार। वायुदाब का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका बार होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर जेट धाराएं इसी मंडल में ऊपरी हिस्से में चलती हैं। जो इस मंडल का ये ऊपरी हिस्सा है ना, इस मंडल का ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, यहीं पर आपकी जेट धाराएं चलती हैं ऊपरी हिस्से में। फिर वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो इसी मंडल में पाया जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो वो भी इसी मंडल में आपका पाया जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूँ। तो देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में होती हैं, इसलिए इसको मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। इसके ऊपर नहीं होती हैं। और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। अचानक वायुदाब में अचानक कमी को मौसमी तूफान का संकेत कहा जाता है, कि इसे मौसमी तूफान का संकेत आता है। और सागर तल पर वायुदाब सामान्य रहता है। वायुदाब का मात्रक बार होता है और जेट धाराएं इसी मंडल में ऊपरी हिस्से में चलती हैं और इस मंडल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। अब इसको आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है, जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है, ये इतनी है, यहाँ तक ऊंचाई तक है। ये भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है और ध्रुवों पर कम होता है। और जो जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सारी घटनाएं इसी मंडल के अंदर होती हैं। और इससे जब हम ऊपर 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक। और यहीं पर बारिश होती है, यहीं पर आपके हॉट एयर बैलून इसके अंदर ही उड़ते हैं, यहीं पर बादल बनते हैं। इसके जो ऊपर के मंडल हैं ये वाले, यहाँ पर ऐसा मौसम परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इस वाली लेयर को मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल की, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर वाला पार्ट समताप मंडल होता है, यहाँ तक, ठीक। इस मंडल में ताप समान रहता है। समताप इसका नाम है, तो समताप, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समान ताप वाले को समताप कहते हैं। और इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। देखिए,
उसकी ऊंचाई 8 से 18 तक थी, ये 0 से 18 तक, इसकी 18 से 50 किलोमीटर तक थी। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जिस कारण वायुमंडल में इस भाग में वायुयान को उड़ाया जाता है। इसी भाग में वायुयान को उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। देखिए, अगर नीचे वायुयान को उड़ाया जाएगा तो वहाँ पर कभी बादल ज़्यादा, कभी बादल कम होंगे, कभी धूप ज़्यादा, कभी धूप ज़्यादा, कुछ ऐसा सिस्टम ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा, यहाँ पर तापमान समान रहता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान समान रहने के कारण यहाँ पर वायुयानों को उड़ाया जाता है। वो धरती से नीचे की तरफ से ऊपर की ओर लैंड करते उड़ते हैं और उड़ करके समान ताप में उड़ते हैं। इस भाग में अधिकांश ओजोन पाई जाती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि किस भाग में अधिकतम ओजोन की अधिकांशता पाई जाती है, तो वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का काम क्या होता है कि ये सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, इनको अवशोषित कर लेती है, धरती पर आने से रोकती है। और जो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है वो डाप्सन इकाई है। जैसे हमने पढ़ा ना कि वायुदाब का मात्रक बार होता है, वैसे ही ओजोन परत को नापने की इकाई जो है वो है डाप्सन इकाई। और इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्षोभ मंडल था वहाँ पर ऊपर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन समताप मंडल में ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इस स्लाइड में मैंने जितना आपको चीज़ें बताई हैं वो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि देखिए, यहाँ पर तापमान समान रहता है, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, और इसी परत में हवाई जहाज़ों को उड़ाया जाता है। और ओजोन परत की अधिकांशता इसी में पाई जाती है। ओजोन परत को नापने की इकाई डाप्सन है, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुँचने से रोकती है। और ऊंचाई बढ़ने पर इस मंडल में, इस समताप मंडल में ताप बढ़ता है। ये हो गए दो, हमारे कवर हो गए। अब हम बात करेंगे मेसोस्फेयर की। देखिए, मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। ये पहली हो गई आपकी ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। दूसरी हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल बोला जाता है। और तीसरी है आपकी मध्य मंडल। तीसरी कौन सी है आपकी? मध्य मंडल है, इसको मेसोस्फेयर बोला जाता है। ठीक, तीसरी है, ये वायुमंडल के बीच में स्थित है। देखिए, बीच में क्यों है कि दो परतें ऊपर हो गई ये वाली और दो परतें नीचे हो गई, तो ये मध्य की परत हो गई। ये कैसी हो गई? मध्य की परत। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर में। और अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। ये मध्य मंडल पर आते हैं। ये देखिए, मैंने इमेज में भी आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये उल्कापिंड आ रहे हैं ना, ये इसी में जल करके समाप्त हो रहे। जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो यहीं पर आकर के जल जाते हैं। और उसके बाद में नीचे वाले में मैंने आपको ये बताया था, देखिए यहाँ पर ये बारिश हो रही है, ठीक, और यहाँ पर यान उड़ रहे हैं। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें उल्कापिंड जल करके राख हो रहे हैं यहीं पर। तो ये हमने 3 मंडल कवर कर लिए। सबसे पहला था क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको बोला जाता है आपका समताप मंडल, और उसके बाद मेसोस्फेयर, जिसको बोला जाता है मध्य मंडल। 3 मंडल हमने कवर कर लिए। अब आगे बात करते हैं आयन मंडल की, जिसको बोला जाता है आयनोस्फेयर। ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, और संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित हैं। थोड़ा सा ये फिगर द्वारा समझ लेते हैं। ये ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पर थर्मोस्फेयर इसका नाम है, और यहीं पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। और धरती के द्वारा जो रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं वो ऐसे करके सैटेलाइट के द्वारा वही यहीं पर वापस आती हैं। तो सैटेलाइट का स्थापित जो करना है वो कहाँ पर किया जाता है? वो आयन मंडल में किया जाता है। तो इसका इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सैटेलाइट को वायुमंडल के किस भाग में स्थापित किया जाता है? तो वो किया जाता है आयन मंडल में। कहाँ पे किया जाता है? आयन मंडल में। या फिर आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल में सैटेलाइट स्थापित करते हैं। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप समझ लेंगे। इसमें से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आते, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं मैंने ज़्यादा आपको बताया है डिटेल में। आगे बात कर लेते हैं वायुमंडल की, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये सबसे ऊपरी परत है ये वाली। ठीक, ये हमने पहली परत पढ़ी,
ये दूसरी परत थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी और ये वाली पांचवी परत थी। ठीक, वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बस यहाँ से इस वाले हिस्से से, ये वाले हिस्से से यहाँ से ऊपर की ओर शुरू होता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। यहीं पर स्पेसशिप उड़ते हैं। ठीक है, देखिए स्पेसशिप बना हुआ, यहीं पर स्पेसशिप आपके उड़ते हैं। तो ये हो गया आपका वायुमंडल। अब हम करेंगे MCQs। ठीक, कह रहा है पृथ्वी के ऊपर मौजूद परतों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद परतों की संख्या मतलब यहाँ पे वायुमंडल से तात्पर्य लिया गया, चूँकि वायुमंडल इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपके पेपर में अगर आएगा तो वायुमंडल लिखा रहेगा। तो उसका सही आंसर है 5। ठीक है, फिर कह रहा है मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाने वाली परत कौन सी है। तो मौसम परिवर्तन, ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर मौसम का सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है उसको मौसम परिवर्तन क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको बोला जाएगा क्षोभ मंडल। क्या बोला जाएगा? क्षोभ मंडल। फिर अगला, वातावरण में ओजोन का सबसे ज़्यादा संकेंद्रीकरण पाया जाता है। वातावरण में ओजोन का सबसे ज़्यादा संकेंद्रीकरण कहाँ पाया जाता है, कि जो सबसे ज़्यादा ओजोन पाई जाती। तो मैंने देखिए आपको यहाँ पर बताई थी, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये रहा कि ये ओजोन का सबसे ज़्यादा संकेंद्रीकरण पाया था। तो कौन सा मंडल है? वो आपका समताप मंडल है। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, ओजोन मंडल का सबसे ज़्यादा समताप मंडल है, समताप मंडल। ठीक, ओजोन मंडल का समताप मंडल पाया जाता है। ठीक, ओजोन मंडल में जो ओजोन का संकेंद्रीकरण है वो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। अगला, वायुदाब का अचानक गिरना संकेत है। तो वायुदाब का अचानक गिरना ये है आपका तूफान का संकेत। किसका है? तूफान का संकेत है। ठीक, फिर जेट धाराएं प्रायः कहाँ चलती हैं? तो जेट धाराएं प्रायः क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में चलती हैं। मैंने आपको बताया था ना, जेट धाराएं प्रायः क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में चलती हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ताप का उतार चढ़ाव सबसे कम होता है? सबसे कम ताप का उतार चढ़ाव कहाँ पर होता है? तो वो आपका होता है समताप मंडल में। कहाँ पर होता है? समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक, उसके बाद संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो वो आपके आयन मंडल में। संचार उपग्रह आपके आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। रेडियो तरंगों को प्रावित करने वाली परत को क्या बोलते हैं? तो जहाँ पर संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वहीं से रेडियो तरंगों को प्रावर्तित किया जाता है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। फिर उसके बाद वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो आपकी है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और मुख्यतः 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।